एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या राजनीतिक विचारधाराओं विषय के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको उदारवाद के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। अब आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कुछ लेक्चर इस विषय पर पूर्व में हमारे हुए हैं, हमने आपस में डिस्कस किया भी है। वो ये है कि अन्य विचारधाराओं की तरह उदारवाद भी किसी निश्चित क्रम या विकास या परिस्थिति में नहीं जन्मी है। अर्थात इसका कहने का आशय मेरा ये है कि उदारवादी विचारधारा हमें प्रारंभिक जो विचारक हैं उनके दर्शन में दिखाई देगी, मध्यकाल में रही और आधुनिक काल में भी आप देखते हैं तो इसके विभिन्न रूप आपको दिखाई देंगे। आज हम इसके अर्थ और परिचय की बात आपसे करने जा रहे हैं। एक पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं के विद्वान हैं जॉर्ज एच सेबाइन, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अपने परीक्षा के जवाब लिखते वक्त इनके कोटेशन आपने पढ़े होंगे और अपने जवाबों में इनका जिक्र भी किया होगा। वो कहते हैं कि उदारवाद 1830 तक तो केवल व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना गया। अब इससे पहले आप ये सीखिए, बहुत संक्षेप में बताता हूँ आपको कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवादी अवधारणा जो विचारधारा की है वो ये मानती है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और ये एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है, अपना अच्छा बुरा जानता है, इसलिए राज्य को इसके कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। अब आप थोड़ा और अतीत में चलें। अब हम बात करते हैं इसके विकास की, इसके परिचय की, इसकी पृष्ठभूमि की। यूनान और भारत, इन दोनों ही क्षेत्रों के विचारकों को आपने पढ़ रखा है। आप ये पाएंगे कि भारत में शिक्षा बंधनों से मुक्त रही है और विचार भी। आपको प्राचीन भारतीय दर्शन में, विद्वानों में ऐसे अनेक बिंदु दिखाई देंगे जब उन्होंने राजा को तो नियंत्रित किया है। आप देखिए, राजा के कहीं अधिकार आपको पढ़ाई में नहीं आएंगे, उसके कर्तव्य हैं, लेकिन इसके समांतर ही उन्होंने प्रजा को ये अधिकार दिया है कि वो राजा से प्रश्न प्रतिप्रश्न कर सकती है। जो सभा समितियां हैं वो राजा पर नियंत्रण बनाती हैं। और आप पढ़ें, मनु और कौटिल्य को याद करें, आप लोग पढ़ चुके हैं, जन कल्याण राजा का प्राथमिक कर्तव्य है और जन कल्याण के लिए जिस पर्याप्त सुविधाओं की, स्वतंत्रताओं की आवश्यकता है वो भी देना राजा का दायित्व बताया गया है। आप पश्चिम में चलें तो जो यूनान क्षेत्र है, याद रखिए उस समय यूनान एक देश नहीं है बल्कि एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ आपको एक के विचार को काटने वाले अनेक विचार मिलेंगे। अब जिन विचारकों को हम पढ़ते हैं, आप शुरुआत सुकरात से करें, प्लेटो पर आएँ, अरस्तु पर आएँ, इनकी पद्धतियाँ द्वंद्वात्मक हैं। द्वंद्व का मतलब होता है डायलॉग्स, विचार विमर्श। तो विचार विमर्श वही होता है कि जब आपका विपरीत विचार वहाँ मौजूद हो, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास विरोध करने का, अभिव्यक्त होने का अधिकार हो। आप देखिए, जो प्लेटो का न्याय हो या उसका शिक्षा सिद्धांत हो या उसकी अन्य व्यवस्थाएं हो, बाकायदा कई पात्र उस पर आते हैं, बहस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब आप मध्यकाल पर आए। मध्यकाल में आप पाएंगे, अब एक सामान्य चीज़ मैं आपको बता दूं कि उदारवाद के जनक देश इंग्लैंड को माना जाता है, ऐसे बहुत से विद्वान मानते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक तत्व नहीं है और ना ही इसके साक्ष्य विद्यमान है। ये एक ही समय कई जगह पनप रहा है और फल फूल रहा है। इंग्लैंड में इसके पौधे ने जरा जल्दी जड़ पकड़ी थी, आप ये कह सकते हैं।
और वहाँ ये इसलिए हुआ था क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है, इंग्लैंड से शुरुआत होती है और औद्योगिक क्रांति के उदय लेते ही इंग्लैंड में एक पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आता है। पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना और उसके लाभ कमाने के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है राज्य, क्योंकि जन कल्याण, जनता का स्वास्थ्य, भूमि पर नियंत्रण, सुविधाओं का आवंटन, ये सब राज्य के क्षेत्राधिकार हैं और ये वर्ग ये चाहता था कि राज्य इनको त्यागे, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये उदारवाद की मूल मान्यता है, इसलिए इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। पर इंग्लैंड में यूँ समझिए इस चीज़ को, आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा है कि ये उनकी परंपरावाद से आधुनिकता की ओर एक यात्रा है। अनुदारवाद जिसको आप कहते हैं, आप भी पार्टी है देखिए उनके यहाँ पर, बाकायदा इस पर दल का नाम है। कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब यही तो होता है, अनुदार यानी परिवर्तन में विश्वास नहीं करने वाले। पर यह हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद होता है नवजागरण। जब एक क्रांति होती है तो एक क्रांति दरअसल कई क्रांतियों की जड़ होती है। खाली मशीनों के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई वो विचारों तक भी आई, व्यक्तियों की अभिव्यक्ति में भी आई, और इसके बाद धर्म सुधार। ये बड़ा एक दिलचस्प बिंदु है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रोटेस्टेंट जो धर्म निकला, ईसाइयत के जो दो हिस्से हुए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जो पार्ट निकली, शाखा निकली, वो उदारवाद की प्रतीक मानी जाती है। कैथोलिक थोड़े रिजिड हैं, धर्म के प्रति उतने लचीले नहीं हैं जितने प्रोटेस्टेंट हैं, और ये भी एक बड़ा कारण रहा उदारवाद के विकास में। और अब हम राजनीतिक विद्वानों के संदर्भ में देखें, जॉन लॉक, उससे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने नकारात्मक उदारवाद पर बड़ा गहरा काम किया है। नकारात्मकता का अर्थ ये है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, नकारात्मकता नकारात्मक अर्थों में नहीं है। मिल ये मानते हैं कि राज्य अपने कार्यों को न्यूनतम करे, अपने हाथ और पांव को सिकोड़ ले, यानी मनुष्य के निजी जीवन में उसको अपने विकास के सारे अवसर प्राप्त हों, लेकिन राज्य उसके अंदर हस्तक्षेप ना करे। केवल पुलिस राज्य, इसको आप नाइट वॉचमैन कहते हैं, कि जो तब हरकत में आता है जब कहीं कोई सुरक्षा का दायरा टूटता है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आज़ादी में हस्तक्षेप करता है। राज्य केवल वहीं अपनी भूमिका निभाएगा, इसके अलावा वो मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ देगा। आगे बढ़ें, मिल के बाद आते हैं बेंथम। उन्होंने दिया अपना सिद्धांत उपयोगितावाद कि भाई केवल जो हेडोइज्म है, जो उनका सुखवाद है, केवल वही मनुष्य का एक अंतिम लक्ष्य है, लौकिक। वो पारलौकिकता में विश्वास नहीं करते और राज्य से अधिकार लिए गए, छीने गए कि राज्य के मनुष्य का उद्देश्य अपने आनंद में वृद्धि करना है और उसके लिए राज्य की तरफ से जो बाधाएं आती हैं उनको हटाया जाए। और इसके बाद आते हैं थॉमस ग्रीन, इनके समांतर या इनके आसपास। आप देखिएगा, ग्रीन ने बात की सकारात्मक स्वतंत्रता की, क्योंकि हुआ ये कि जब राज्य से सारे ही अधिकार छीन लिए गए तो फिर राज्य में बचा क्या? जो सत्ताधारी थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जब सारे ही अधिकार ले लिए गए तो अब राज्य की आवश्यकता ही क्या है, खत्म कर दिया जाए इसको। और दरअसल जब नकारात्मक उदारवाद के संदर्भों में राज्य को बेहद कमजोर कर दिया गया और उस शक्ति का प्रयोग पूंजीपतियों ने और जमींदारों ने करना शुरू किया, तो समाज में कई संकट खड़े हुए, शोषण के, उपेक्षा के। इसका समाधान कैसे निकले? तो यहाँ पर थॉमस ग्रीन बीच में आते हैं। उन्होंने अपना विचार दिया सकारात्मक स्वतंत्रता कि नहीं, स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए जो बेहद ज़रूरी हैं। यदि वे नहीं हुए तो राज्य अपने अस्तित्व को, अपनी भूमिका को खो देगा, राज्य का लोप हो जाएगा, जो कि मनुष्य के लिए किसी भी हालत में उपयोगी साबित नहीं होगा। धन्यवाद।